नील का यद्यपि सिखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, फिर भी सिखों को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्होंने उस अपमान के बाद भी विद्रोहियों से मिलने से मना किया और नील के साथ पास पड़ोस के गांवों को विचारी करने के लिए वे तत्काल तैयार हो गए। 17 जून को अंग्रेजी सेना शहर में घुसने लगी। उस समय की घटनाओं के संबंध में अपने बादशाह को भेजी रिपोर्ट में मौलवी कहता है, जो देशद्रोही पापी उन फिरंगियों से मिल गए हैं, उनमें से कुछ ने शहर में ऐसी गप उड़ा दी है कि सारा शहर अंग्रेज लोग तोपों से उड़ाने वाले हैं, और ये सबको सच लगे इसके लिए उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है कि हम अपने घर छोड़कर जान बचाने भाग रहे हैं। इस कारण सारा शहर डर कर मेरे सुरक्षा आश्वासन पर ध्यान न देते हुए वीरान हो रहा है। मौलवी की यह अभागी रिपोर्ट तैयार होकर दिल्ली की ओर चल ही रही थी कि खुसरो बाग पर अंग्रेजों का आक्रमण होने लगा। उस दिन का आक्रमण विद्रोहियों ने नाकाम कर दिया, परंतु किला उनके पास होने से एक खंडहर बाग में बैठकर इलाहाबाद संभालने रहना शुद्ध पागलपन ही था। यह जानकर मौलवी अपने अनुयायियों के साथ 17 जून की रात को कानपुर की ओर निकल गया। दिनांक 18 जून को अंग्रेजों ने इलाहाबाद शहर में अपने सिख राजनिष्ठों के साथ प्रवेश किया। बनारस की तरह ही इलाहाबाद फिर से अंग्रेजों के हाथ लग गया, परंतु इससे विद्रोहियों का धीरज तिल भर भी कम नहीं हुआ। मुख्य किले में अंग्रेज सुरक्षित हैं यह देखकर उस प्रांत के कट्टर लोगों को अधिक ही जोश चढ़ने लगा और हर गांव अपनी अपनी गढ़ी को किला बना उसे लड़ाने की तैयारी में लग गया। ऐसे कृत निश्चयी लोगों को घूस देकर फंसाने के दिन नहीं रहे थे। यहाँ युद्ध सिद्धांत के लिए लड़ा जा रहा था, इसीलिए छोटे छोटे नेता पकड़कर लाने के लिए नील ने हजारों रुपए के पुरस्कार घोषित किए। फिर भी कंगाल किसान तक वह काम करने को तैयार नहीं थे। लोगों की इन अपूर्व निष्ठा के लिए उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने अपने पत्रों में भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है। एक गांव के संबंध में एक अधिकारी लिखता है, मजिस्ट्रेट ने किसानों में सुपरिचित तक एक क्रांतिकारी नेता का सिर काट कर उपस्थित करने पर 1000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की, किंतु हम गोरों से भारतवासियों को इतना अधिक द्वेष था कि एक भी व्यक्ति ने उसे बंदी बनाने के लिए आगे आने तक की चेष्टा नहीं की। चार्ल्स बाल खंड 1। नेता पकड़कर देना ही नहीं, पैसा लेकर अंग्रेजों को माल बेचना तक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। यदि किसी ने यह अपराध किया तो उसे समाज की ओर से भयानक दंड तत्काल दिया जाता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यूरोपियन के लिए कुछ भी करता था, उसे ये हत्यारे मार ही डालते थे। एक निर्धन पाव रोटी वाले ने हमारे लिए पाव रोटी भेजी दी थी, तो बाद में देखा गया कि उसके दोनों हाथ ही काट लिए गए और नाक भी साफ कर दी गई है। ऐसा 23 जून की यह उपयुक्त रिपोर्ट कहती है। ऐसे राष्ट्र और शास्त्रीय बहिष्कार के कारण अंग्रेजों की कठिनाइयों की सीमा नहीं रही। इलाहाबाद का किला तो ले लिया, परंतु वहां से आगे पीछे कदम बढ़ाना अंग्रेजों को असंभव हो गया। उन्हें बैल नहीं मिलते, उन्हें गाड़ियां नहीं मिलती, उन्हें दवाइयां भी नहीं मिल रही थी। बीमार सोल्जरों को डोलियां नहीं मिली, डोली उठाने वाले कहार नहीं मिलते थे। इस कारण जगह जगह पड़े बीमार लोगों की कर्कश करहाएं इतनी भयानक होती कि उन्हें सुनकर ही अंग्रेज महिलाएं चटपट मरने लगी। वे दिन धूप के थे और जून माह में विद्रोह करके हम अंग्रेजों को अपने देश के सूर्य ताप से मार डालेंगे। विद्रोहियों का यह जो दाव था उसका अनुभव होने लगा। सिर पर गीला कपड़ा बार बार रखने से ही सारे अंग्रेज निमग्न थे। उस पर अन्न न मिलना, अनाज का एक दाना भी कोई अंग्रेज को बेचने के लिए तैयार नहीं था। आज तक हमें नितांत ही अल्प भोजन कर अपने दिन गुजारने पड़े हैं। वस्तुतः कल मुझे अपने नाश्ते में जितना भोजन मिला था उससे तो एक श्वान का भी पेट नहीं भर पाता। ऐसा इलाहाबाद का एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है। अपने कुत्ते को भी जो खाना मैंने ना खिलाया होता वह खाना कलम स्वयं खा रहे थे। गर्मी और भूखमरी से अंग्रेजों में हैजा शुरू हो गया और उसमें भी अंग्रेज सोल्जरों ने दारू पीकर धुत पड़े रहने का सिलसिला चालू रखा। सारा अनुशासन बिगड़ गया। नील के आदेश को भी वे शराबी
ऐसे ठुकरा देते, अब मानो उनमें से एक दो को फांसी देना तो निश्चय किया है, ऐसा उसने कैनिंग को सूचित किया। इन अनंत संकटों से घिरी अंग्रेजी सेना जहां की तहां बंधी रह गई। कानपुर से तुरंत सहायता भेजने के संदेश पर संदेश आते रहे, फिर भी जनरल नील जैसा साहसी योद्धा को इलाहाबाद में जुलाई की पहली तारीख देखनी पड़ी। जनरल नील और उसकी फ्यूजिलियर सेना मद्रास की ओर से आई हुई थी। यह बात महत्वपूर्ण है। यदि इस समय मद्रास की ओर विद्रोह की गप भी उड़ जाती तो अंग्रेजों को उसका तनाव सहना एक दिन भी संभव नहीं हो पाता। परंतु इलाहाबाद के कृत्य निश्चय हिंदुस्तानी लोगों ने यद्यपि अंग्रेजी योद्धाओं को मानो कमरे में बंद करके मार डालने का इतना सफल प्रयास किया था, फिर भी अंग्रेजों को उससे डरने की वास्तविक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मद्रास, बम्बई, राजपुताना, पंजाब, नेपाल आदि सारा हिंदुस्तान अभी तक मृत सा निश्चल पड़ा था। जब उसमें से कुछ भाग चैतन्य हुआ तो वह पिशाच बनकर विद्रोहियों पर ही टूट पड़ा। इलाहाबाद और बनारस में अंग्रेजों के साथ हजारों सिख सिपाही थे ही, फिर क्यों घबराया जाए। दूसरे कुछ भी करें, पर इलाहाबाद के पंडों और मुल्लाओं ने, तालुकदार और किसानों ने, छात्रों और शिक्षकों ने, दुकानदारों और ग्राहकों ने अनंत बाधाएं सामने खड़ी होते हुए भी सबको एक छाने से नीचे ला सके, ऐसा कोई करामती नेता ना होते हुए भी, और पराजय से लोगों में हताश और अंधाधुंधी मची होते हुए भी गुलामी के प्रति जो दीर्घ द्वेष प्रदर्शित किया और स्वराज्य एवं स्वतंत्रता के उच्च ध्येय के लिए जो स्वार्थ त्याग किया, इससे उन सब देशभक्तों के लिए इतिहास हमेशा हमेशा गौरव गान ही करेगा, क्योंकि उन सब देशभक्तों को अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा था। बनारस और इलाहाबाद प्रांत में जनरल नील ने जो क्रूर व्यवहार किया, उसका जंगली इतिहास में भी कोई सही उदाहरण मिलना कठिन है। यह मैं अलंकारिक भाषा में नहीं लिख रहा, अंग्रेजों के ही वर्णन पढ़कर मेरी आत्मा यह कहती है। नील ने वृद्धों को जलाया, नील ने अर्भकों को जलाया, नील ने पलने में सो रहे मुन्ने को उसके पालने में और गोद में दूध पीती मुन्ने को उसकी माँ की गोद में ही भून डाला। सैकड़ों स्त्रियों को, कुमारियों को, माताओं और पुत्रियों को, जिनकी संख्या भी ना गिनी जा सके, जिंदा जला दिया गया। परमेश्वर और मनुष्य जाति के सामने मैं यह कथन कह रहा हूँ, इसमें का एक भी अक्षर भी मिटाने की किसी में हिम्मत है तो वह सामने आकर एक क्षण के लिए तो खड़ा रहे। इन सब का अपराध क्या था? तो वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सारे कष्ट भोगने को तैयार हो गए थे। फिर भी अभी कानपुर का कत्लेआम नहीं हुआ था। कानपुर के कत्लेआम के प्रतिशोध में नील ने यह कत्लेआम नहीं किया था, उल्टे नील के कत्लों की प्रतिशोध में कानपुर का कत्लेआम हुआ था। सन 1857 में सारे हिंदुस्तान में जितने अंग्रेज पुरुष, महिला और बच्चे कत्ल नहीं हुए, उतने अकेले नील ने केवल इलाहाबाद में किए थे। ऐसे सैकड़ों नील हजारों गांवों में उस वर्ष नेटिवों को सरेआम कत्ल कर रहे थे। अंग्रेजों के एक एक आदमी के लिए हिंदुस्तान का एक एक गांव जीवित जलाया गया है। इसके लिए अंग्रेज इतिहासकार क्या कह रहे हैं? वे पहले तो यह घटना पूरी तरह छोड़ देते हैं और वह भी कह सुनकर यदि थोड़ी बहुत बातें लिखे तो उससे नील कितना साहसी, कट्टर और बहादुर था यह सिद्ध करते हैं। ऐसी प्रासंगिक क्रूरता से व्यक्त होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मानव जाति के लिए नील के हृदय में कितनी ममता भरी हुई थी, इस मानवीय कल्याण के लिए सके द्वारा दिखाई गई क्रूरता से व्यक्त होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है, अंग्रेजों के इस प्रतिशोध के कारण ही कानपुर का कत्लेआम हुआ, यह आशंका के व्यक्त करता है। पर वह कहता है नेटिवों की उद्धता के कारण ब्रिटिशों का सिंह रूप प्रकट होना स्वाभाविक ही था। इस क्रूरता के लिए नील के विरुद्ध के ने एक अक्षर भी नहीं लिखा है। उल्टे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने का साहस ना करते हुए वह उसे ईश्वर को सौंप देता है। परंतु नाना के संबंध में लिखते हुए समय उसकी लेखनी अश्लीलता को भी लज्जित करती है। चार्ल्स बॉल नील की अपरिमित स्तुति करता है। स्वयं नील कहता है,
परमात्मा साक्षी है कि मैंने कुछ अधिक क्रूरता प्रदर्शित की है, किंतु इन संपूर्ण परिस्थितियों पर सामूहिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी कुछ क्षम्य है। मैंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए, उसके कल्याण के लिए किया है। मैंने यह कार्य अपनी साम्राज्य सत्ता का आतंक बैठाने तथा उसे पुनः स्थिरता प्रदान करने के लिए किया है। स्वदेश के लिए मैं यह अघोर अत्याचार कर रहा हूँ, इसीलिए परमेश्वर मुझे क्षमा करे। जनरल नील का उपर्युक्त वाक्य देकर जो अंग्रेज इतिहासकार उसकी स्तुति करते हैं, वे ही श्रीमंत नाना के और सिपाहियों के जोश को नरकगामी कहते हैं। इंग्लैंड के स्वदेशी अभिमान की व्याख्या भी विचित्र है। होम नामक इतिहासकार कहता है, बूढ़े लोगों को और गोद में दूध पीते अर्भकों को लिए बेसहारा महिलाओं को भी इस भयानक प्रतिशोध में बलि चढ़ाया गया, पर वह सुख के लिए नहीं, यह पवित्र कर्तव्य था, इसीलिए किया गया। जनरल नील के सम्मान में यहाँ यह कहना होगा। उपर्युक्त उद्धरण में निष्पक्ष इतिहास और सच्चे परमेश्वर को, नील के परमेश्वर को नहीं। यदि किसी के द्वारा की गई आम हत्याएं किसी को यथार्थ और न्यायपूर्ण लगती हो, तो वह अंग्रेजों द्वारा की गई हत्याएं ना होकर विप्लवकारियों द्वारा की गई हत्याएं हैं। स्वतंत्रता के लिए की गई हत्याएं क्षम्य है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय परमेश्वर पर छोड़ दें। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वह अपने देश का प्राकृतिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए है। वह वाक्य नील की अपेक्षा नाना साहब के मुंह से अधिक शोभा देता। स्वदेश के लिए विप्लवी लड़ रहे हैं, अंग्रेज नहीं। इसीलिए क्रूर हत्याएं करते हुए यदि कोई पवित्र कर्तव्य कर रहा है, तो वह स्वधर्म और स्वराज्य इस महान उपलब्धि के लिए झगड़ने वाले और 100 वर्ष के अत्याचारों से पीड़ित मातृभूमि का प्रतिशोध लेने का तत्पर क्षुब्ध देशवासी ही थे। परंतु अब इस तत्व ज्ञान का उपयोग ही क्या। नील ने इलाहाबाद में भयानक क्रूरता के जो बीज बोए, उसकी फसल उधर कानपुर के खेतों में लहलहा उठी है। ऐसे समय में उस फसल की कटाई के लिए जल्दी से कानपुर की ओर जाना ही उचित है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कानपुर और झांसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।